उत्तराखंड चारधाम यात्रा का उत्सव मना रही है। भक्तों के पहुंचने की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। आलम यह है कि यात्रा का कारवां दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक 31 लाख से ज्यादा लोग चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि अभी यात्रा हुए मात्र चौथा दिन ही हुए हैं और सबसे ज्यादा उमंग केदारनाथ धाम के लिए दिखाई दे रही है। यही वजह है कि यात्रा शुरू होने के पहले 10 दिनों में ही यात्रियों की संख्या का अब तक का रिकॉर्ड भी टूट गया है। अब तो केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ धाम तक अपार भीड़ दिखाई दे रही है। गंगोत्री में श्रद्धालुओं का तांता बढ़ता जा रहा है, जबकि यमुनोत्री में कठिन चढ़ाई चढ़कर भक्त मां यमुना मैया का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और भी इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है। तो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं चारधाम में किस प्रकार से श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। ये तमाम तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हैं। लगातार यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम जो है वो भी पुख्ता किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत इन यात्रियों को यहां पर आने पर ना हो। और इससे पहले आगे बढ़े आपको अभी की बड़ी खबर दिए देते हैं। ये खबर केदारनाथ धाम से ही आ रही है। वहां एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इस हेलीकॉप्टर में तकनीक खराब होने के वजह से हेलीपैड से 100 मीटर पहले ही लैंड करवाना पड़ा। हेलीपैड से करीब 100 मीटर पहले पहाड़ के बीच समतल जगह पे हेलीकॉप्टर उतरा। राहत की बात यह रही कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोग इस वक्त सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर की सेफ लैंडिंग हुई और उसमें सवार सभी यात्री जो 6 लोग थे वो सुरक्षित उतर चुके हैं, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर को बीच में ही उतारना पड़ा। देखिए, हर किसी के मन में तमन्ना होती है कि एक बार चारधाम यात्रा जरूर कर ली जाए। तेजी से बढ़ते आंकड़े भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। समझिए इसको। केदारनाथ धाम में इस साल पहले 10 दिनों में ही पिछले 2 साल के मुकाबले 156% ज्यादा भक्त पहुंचे हैं। और अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहीं कपाट खुलने के पहले 10 दिनों में पिछले 2 साल के मुकाबले 27% ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। और अगर गंगोत्री की बात करें तो वहां पहले 10 दिनों में पिछले 2 साल के मुकाबले करीब 90% भक्तों ने पूजा अर्चना की। और देखिए, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स टूटते जा रहे हैं, जबकि गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के पहले ही 10 दिन में पिछले 2 साल के मुकाबले 127% ज्यादा भक्त पहुंच गए। बात करें अगर चारधाम यात्रा के लिए अब तक हुए रजिस्ट्रेशन की तो आंकड़ा 31 लाख के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़ा पर्यटन के लिहाज से सुकून देने वाला है, मगर पर्यावरण की नजर से अगर इसे देखा जाए तो ये आंकड़े चिंता भी जताते हैं। चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और लगातार जो चारधाम यात्रा में भक्तों के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और हर रोज आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस बार की चारधाम की बात करें तो करीब 127% जो है वो बढ़ोतरी जो है यमुनोत्री यात्रा में दर्ज की गई है। वहीं 156% बढ़ोतरी जो है केदारनाथ यात्रा में दर्ज की गई। ये जो बढ़ोतरी है ये पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में जो नंबर्स जो आंकड़े सामने आए हैं उसके उछाल का जो डिफरेंस है वो ये परसेंटेज सामने आई है। बीते दिनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो हैं चारधाम के रूट्स पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं और मीटिंग्स के माध्यम से लगातार जो जिलाधिकारी हैं, यात्रा सचिव हैं, यात्रा प्रभारी हैं, उनके साथ बैठक कर यात्रा का जायजा ले रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। करीब 850 सीसीटीवीज और 8 ड्रोनों से जो है यात्रा की मॉनिटरिंग की जा रही है। करीब 31 लाख से ज्यादा लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और बीते 10 दिनों में करीब 8 लाख से ज्यादा जो है वो लोग यात्रा कर चुके हैं। अब देखिए, उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया है कि यात्रा सुगमता से जारी है। सभी भक्तों को बिना किसी रुकावट के दर्शन का लाभ मिल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र ने भी यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर मदद की पेशकश की है। राधा रतूड़ी ने यह भी बताया है कि हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने जा रहे हैं।
हम लोगों ने सभी प्रदेशों को जहां से ज्यादा यात्री आते हैं, जो टॉप 5 प्रदेश हैं जहां से अधिक यात्री चार धाम में आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पांचों जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों से और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है। और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। जिस तिथि में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उस तिथि में ही चार धाम के लिए आए, उससे उनको भी सुविधा रहेगी और पूरी व्यवस्था अच्छे से चलेगी। तो यही मैसेज हम लोगों ने सब जगह दिया है और इस समय यात्रा एकदम ठीक ठाक चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पे 31 मई तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार रोक है और जैसे जैसे धाम में जो यात्री हैं वो यात्रा करके वहां से वापस आ जाएंगे, वहां पे कितना स्थान होगा उसको देख के इसमें तय किया जाएगा। मुख्य इसमें उद्देश्य ये है कि कहीं भी कोई अव्यवस्था ना हो, यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो, सभी श्रद्धालु सुगम सुरक्षित यात्रा करें। और अब बात उत्तराखंड के 5वें धाम हेमकुंड साहिब की, जिसके कपाट कल से भक्तों के लिए खुल जाएंगे। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के पास स्थित है। कई किलोमीटर की चढ़ाई के बाद भक्त वहां पहुंचते हैं। इसी ट्रैक से होकर लोग फूलों की घाटी भी जाते हैं। हिमालय की गोद में स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सिख समुदाय के एक पवित्र तीर्थ स्थल में से एक है। वहीं संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु वहां मत्था टेकने जाते हैं। अब अगले 6 महीनों तक भक्तों की भारी भीड़ वहां दर्शनों के लिए पहुंचेगी। ऐसे में उनकी सुविधा के तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने और सुगमता से दर्शन की पूरी व्यवस्था हुई है। कुछ दिन पहले ऋषिकेश के सिख यात्रियों का एक जत्था भी हेमकुंड के लिए रवाना हुआ था। कल कपाट खुलने के दौरान ये जत्था भी वहां मौजूद रहेगा। और चलिए खबरों के रुख को थोड़ा चेंज करते हैं और गर्मी की बात कर लेते हैं। मौसम का तेवर लगातार बढ़ता जा रहा है। पारा देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ता जा रहा है। 46 डिग्री तक पारा भी पहुंचता जा रहा है। तस्वीरें लगातार हर राज्य से हम आपको दिखा रहे हैं। अब पहाड़ों की बात कर लेते हैं तो मौसम कूल है, लेकिन मैदानी इलाकों में 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर झेल रहे हैं तमाम लोग। मगर ये तो देखिए गर्मी का महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आज से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है। इस प्रचंड गर्मी में घर के अंदर बैठना ही होशियारी है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि कितने तीखे हैं गर्मी के तेवर और चुरू में कैसे रेत पर एक टीचर ने बिना चूल्हे के बना दिया ऑमलेट। आइए दिखाते हैं आपको। मैदान से लेकर पहाड़ तक प्रचंड गर्मी से मचा हाहाकार। जमीनी इलाकों में तो सूरज का भयानक प्रकोप दिख रहा ही है। पहाड़ी राज्यों में भी इन दिनों प्रचंड गर्मी ने हालत खस्ता की हुई है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से आग बरस रही है। कहीं पारा 45 डिग्री पार कर गया है तो कहीं 50 डिग्री भी टच कर गया है। अगर ये चिलचिलाती गर्मी का ट्रेलर है तो पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि अब से 9 दिनों तक भीषण गर्मी खूब सताने वाली है। ज्योतिर्विज्ञान की गणना के मुताबिक आज से नौतपा योग शुरू हो रहा है। इस खास योग में सूर्य राशि परिवर्तन कर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ज्योतिष विज्ञान के विशेषज्ञों की माने तो 24 मई से 1 जून तक यानी पूरे 9 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिससे तापमान गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ेगा। देखिए, नवतपा शब्द नव और तपा से मिलकर बना है। नव का मतलब 9 दिन, तपा का मतलब ताप। 9 दिन ताप बहुत बढ़ जाए तो नौतपा कहा जाता है। ये नौतपा कब बढ़ता है? जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। जैसे 24 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उस दिन से नौतपा आरंभ होगा और 9 दिन तक वो ताप बहुत तेज रहेगा। होता यह है कि सूर्य भगवान पृथ्वी के चारों ओर, मतलब पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करती है। एक खास एंगल पर पृथ्वी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जब सूर्य से बिल्कुल सीधा, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधा पड़ती हैं पृथ्वी पर, और जब सीधा पड़ती हैं तो पृथ्वी वासियों को ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। नौतपा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 9 दिन ताप के होते हैं। 9 दिन तक इसका असर रहता है। इस बार सूर्य को गुरु का साथ मिलने से नौतपा और भी झुलसाने वाला होगा।
शास्त्रों के मुताबिक ज्येष्ठ मास में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो गर्मी बढ़ती है। दरअसल रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है, इसलिए 9 दिनों तक भीषण गर्मी होती है। साथ ही इस अवधि में सूरज धरती के और भी करीब आ जाता है, यानी सूर्य और धरती के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है, जिससे सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं और धरती का तापमान बढ़ जाता है। इस वजह से नौतपा के इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में होते हैं और 14 दिन तक रहेंगे, लेकिन शुरुआत के 9 दिन प्रचंड ताप के होंगे। उसके बाद से 1 जून से थोड़ा ताप कम हो जाएगा, लेकिन फिर यह देखा जाए जैसा कि 7 जून से फिर से सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में पहुंच रहे हैं। मैं पंचांग में देख रहा हूं कि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में 7 जून को पहुंच रहे हैं, तो 7 जून से फिर प्रचंड गर्मी शुरू होगी, क्योंकि मृगशिरा की तपन जो है सूर्य के लिए बहुत प्रचंड मानी जाती है। और उसके बाद फिर 22 जून से सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र में पहुंचते ही पृथ्वी पर जल की बारिश होती है। 24 मई से ही ज्येष्ठ महीना भी शुरू होगा, जो सबसे गर्म महीना माना जाता है। ज्येष्ठ महीना समाप्त होने पर 22 जून के बाद से राहत मिल सकेगी। उस समय सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और राहत की बारिश की शुरुआत होने लगेगी। मान्यता है कि अगर नौतपा पूरे 9 दिन तपेगा तो बारिश अच्छी होगी। सूरज की गर्मी की वजह से समुद्र और नदियों का जल वाष्प बनकर उड़ता है और यही वाष्प बादल का रूप ले लेती है, जिससे बारिश अच्छी होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि नौतपा के आखिरी 2 दिनों में आंधी तूफान और बारिश की भी संभावना बन रही है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 24 मई से नौतपा मौसम की शुरुआत हो चुकी है। नौतपा यानी 9 दिन ताप। चलिए अब कुछ कूल बात भी हो जाए। पहाड़ों में मौसम कूल बना हुआ है। मैदानी इलाके 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर झेल रहे हैं, मगर ये तो गर्मी का महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पहाड़ों में कुछ ठंडक देखी जा रही है, लेकिन आज से नौतपा की शुरुआत जो होने जा रही है, इस प्रचंड गर्मी में घर के अंदर बैठना ही होशियारी माना जाता है। आपको दिखाते हैं कितने तीखे हैं गर्मी के तेवर, और चुरू में कैसे रेत पे एक टीचर ने बिना चूल्हे के ऑमलेट बना दिया, जानते हैं। देश का एक बड़ा हिस्सा गर्मी के तेवर झेल रहा है। बढ़ते टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है। आज कमोबेश इन जगहों पर गर्मी का बढ़ता सितम और लू की स्थिति भीषण बनी हुई है। राजस्थान के रेगिस्तान में तो आसमान से ऐसी आग बरस रही है कि चूरू तो इन दिनों भट्टी की तरह तप रहा है। 45 डिग्री से ऊपर तापमान झेल रहे चूरू के धोरों से मानो ऐसी आग निकल रही है कि ऑमलेट तक बन जा रहा है। ये जो अंडा हमने रखा था वो कुछ मिट्टी उड़ने से यहाँ पे मिट्टी डल गई है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा अंडा जो है वो आमलेट के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अगर यही टाइम हम आगे देखो थोड़ा हल्का, तो यही टाइम अगर हम आगे देखें और बन के तैयार हो गया, तो ये अंडा आमलेट के रूप में कन्वर्ट हो गया है। और ये थोड़ी देर और पड़ा रहेगा तो निसंदेह ये पूरा का पूरा आमलेट बन जाएगा और ये खाने के लायक भी हो सकता है। दरअसल चूरू के एक प्रोफेसर ने ये प्रयोग करते हुए आग उगलते धोरों पर प्लेट को 20 मिनट रखा, फिर उसमें अंडा फोड़कर और 20 मिनट रखा, जिसके बाद बना ऑमलेट ये दर्शाने के लिए काफी है कि रेत के टीलों के बीच बसा थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार चूरू किस कदर गर्मी का कहर झेल रहा है। वहीं जम्मू में भी पिछले कई दिनों से हीट वेव का दौर जारी है। यहाँ दिन में अधिकतम तापमान 42 डिग्री क्रॉस कर चुका है। आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है, जहाँ लोग इस प्रचंड गर्मी से बचाव को लेकर कई तरह के उपाय आजमा रहे हैं। वहीं यहाँ की रणबीर कैनाल तो इस तेज गर्मी में खुद को ठंडा रखने का एक बेहतरीन उपाय लोगों के बीच दिख रही है। उधर स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन स्कूल टाइमिंग बदलकर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है।
तो फिलहाल जम्मू में ये जो मौसम है, इस समय जो गर्मी का मौसम है, जो खासतौर पर जो तापमान बढ़ रहा है, अभी जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि ऐसी स्थिति जो है अगले 1 हफ्ते तक बनी रहेगी, यानी कि गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है और आने वाले दिनों में तापमान जो है और भी बढ़ सकता है। वहीं राजधानी दिल्ली से सटा नोएडा भी प्रचंड गर्मी का कहर झेलने को मजबूर है। ऐसे में फील्ड में काम करने वालों को गर्मी की तपिश चुनौती दे रही है। सो इस चिलचिलाती गर्मी का सामना करने के लिए सड़कों पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को खास किट बांटे गए, जिसमें गर्मी और लू से बचाव की कुछ जरूरी चीजें दी जा रही हैं। ट्रैफिक और 112 का कंपोनेंट ऐसा है जो सारा दिन सड़कों पर खड़ा रहता है। इस वजह से इनको इस सीजन से लड़ने के लिए HCL के सौजन्य से और नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के सौजन्य से पानी की बोतल जिसमें ये ठंडा पानी रख सके, ग्लूकोज और ORS घोल के पैकेट, धूप से बचने के लिए चश्मे किट में करके दिए जा रहे हैं और मास्क दिया जा रहा है ताकि जो पोल्यूशन इस समय पीक आवर्स में हो रहा है उससे ये अपना बचाव कर सके। मौसम विभाग के मुताबिक अभी हफ्ता 10 दिन तो प्रचंड गर्मी से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। ऐसे में लोगों से खासकर अपील है कि घर से जरूरी काम होने पर ही निकला जाए और अगर किसी भी वजह से घर से बाहर हैं भी तो पानी की बोतल, छाता, ग्लूकोज जैसी जरूरी चीजें अपने साथ रखिएगा, क्योंकि इस वक्त आग उगलते सूरज का सामना करने के लिए सावधानी ही उसकी गर्मी से बचाव का सबसे सुरक्षित तरीका है। राजस्थान के चूरू से विजय चौहान, नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और जम्मू से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली कल अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेगी। एक तरफ जहां कल उम्मीदवारों का कड़ा इम्तिहान होगा तो दूसरी ओर सही मायनों में वोटर्स की कल अग्नि परीक्षा होनी है, क्योंकि दिल्ली में पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लिहाजा गर्मी में कल वोटर्स को निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। गर्मी मतदान में बाधा न बने, इसके लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पैरामेडिकल टीम को मतदान केंद्रों पर तैनात किया जा रहा है। धूप से बचने के इंतजाम भी मतदान केंद्रों पे किए जा रहे हैं। आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हर मुश्किल के बावजूद कल दिल्ली वोटिंग का दम दिखाने को तैयार है। दिल्ली तैयार है, मतदान का इंतजार है। पहली बार दिल्ली के मतदान केंद्रों में बनेंगे मेडिकल रूम और आपातकाल में तत्काल मिलेगी एम्बुलेंस। 25 मई को देश में छठे चरण के मतदान के दौरान दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। दिल्ली में वोटिंग ऐसे समय में हो रही है जब नौतपा के 9 दिन यानी साल की सबसे भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक कल दिल्ली में तापमान 44 से 45 डिग्री रह सकता है। आसमान से आग बरसा रहे सूरज ने कम वोटिंग की आशंका बढ़ा दी है। वहीं राजनीतिक दलों की इस बाबत चिंता भी बढ़ गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने गर्मी की चुनौती से निपटने की पुख्ता तैयारी की हुई है। दिल्ली के चुनावी इतिहास में पहली बार हर मतदान केंद्र पर पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। कल जब दिल्ली वासी अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर जाएंगे तो उन्हें पुलिस के साथ पैरामेडिकल का स्टाफ भी नजर आएगा, जिससे कि वोटर्स अगर हीट वेव की चपेट में आ जाते हैं तो उन्हें बूथ पर ही तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। पहली बार ये किया, पैरामेडिकल स्टाफ को डिप्लॉय कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन में। हमारा जैसा 2627 पोलिंग लोकेशंस है। इन पोलिंग लोकेशंस में हर पोलिंग लोकेशन में एक पैरामेडिकल या 2 पैरामेडिकल स्टाफ को डिप्लॉय कर रहे हैं, जो हमारा हेल्थ सिस्टम से आते हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट और MCD का अपना हेल्थ सिस्टम से। वो कैरी करेंगे बेसिक मेडिकल किट प्लस जो गर्मी में डील करने की जो चाहिए इंक्लूडिंग ORS वो कैरी करेंगे अपने साथ। अगर कोई भी वोटर या कोई भी पोलिंग पार्टी का जो पर्सनल भी हो, अगर किसी को भी किसी तरह का तकलीफ होता है, खासकर हीट वेव को मद्देनजर रखते हुए, और वो उनको अटेंड करेंगे। दिल्ली में 2627 पोलिंग स्टेशंस हैं। इन सभी स्टेशनों पर 1 या 2 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात होगा। पैरामेडिकल स्टाफ के पास फर्स्ट एड के साथ गर्मी और हीट वेव से निपटने के लिए दवाइयां होंगी और साथ ही ORS भी मौजूद होगा। कूलर और पंखे का भी इंतजाम रहेगा और धूप से बचने के लिए शेड की व्यवस्था होगी। इस बार काफी स्ट्रेंथन कर रहे हैं जो अरेंजमेंट्स हम यूजुअली करते हैं। फॉर एग्जांपल जो शेडेड एरिया बना रहे हैं,
पोलिंग स्टेशन के बाहर जो क्यूज होता है उनको कवर करने के लिए भी, और उसके अलावा एडिशनल वेटिंग एरिया इन केस कि अगर ज़्यादा लोग आगे बैठने के लिए वहाँ कुर्सी वगैरह लगाएंगे, शेडेड, प्रॉपरली शेडेड एरिया रहेगा। उसके अलावा हम अगेन पहली बार उस शेडेड एरियाज में कूलर या मिस्ट फैन लगाने के आदेश दिया है, गर्मी को कंसिडर करते हुए, ताकि एक रीजनेबल गुड टेम्परेचर मेंटेन कर सके, उसके अंदर लोग वेट करेंगे। उसके अलावा पानी का व्यवस्था कर रहे हैं, ठंडी पानी का हर पोलिंग लोकेशन पे। चुनाव वाले दिन मतदाताओं के लिए फ्री कैब और बाइक सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे मतदाता अपने घर से पोलिंग बूथ तक मतदान करने जा सकेंगे। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंडीगढ़ में 7वें आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। इससे पहले 91 साल के एक बुजुर्ग ने अपने घर से मतदान किया। जसपाल सिंह नाम के इस बुजुर्ग ने वोट देने के बाद उंगली पर लगी स्याही भी दिखाई। असम में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर पर मतदान की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत 85 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाता और दिव्यांगजन घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कैफे या रेस्टोरेंट्स तो आपने कहीं देखे होंगे, मगर आज हम आपको रिश्ते कैफे के बारे में बताने जा रहे हैं। इस रिश्ते कैफे को नोएडा पुलिस ने शुरू किया है और इस कैफे में जोड़े बैठकर अपने मसले सुलझा सकते हैं। यहाँ काउंसलर भी होंगे जो जोड़ों की मदद करेंगे। खूबसूरत सा बेहद शानदार सा कैफे है। यहाँ की वाइब्स आपको शायद बहुत अच्छी लग रही हो, कलर्स बहुत वाइब्रेंट हैं, लेकिन अब 2 बातें मैं आपको बोलने वाला हूँ जिन पर आप शायद विश्वास न करें। इस कैफे का नाम रिश्ता कैफे है और ये कैफे नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के प्रीमाइसेस में है। मतलब जहां पर पुलिस बैठती है, जहां पर कमिश्नर मैडम बैठती हैं, वहां पर ये कैफे बना हुआ है। इसका लुक एंड फील देखकर शायद आपको इस बात का विश्वास ना हो। और दूसरी बात कि हमारे साथ एडीसीपी हैं विमेन सेफ्टी प्रीति यादव। आज छुट्टी का दिन है तो मैम शायद ड्रेस में नहीं है, तो आपको भी वो पुलिसिया वाला महसूस तो फील ना आए। लेकिन जिस तरह से शुरुआत की गई है, इसके पीछे एक बेहद शानदार कहानी है। पर्पस मैम का ये रहा है कि जो ब्रोकन रिलेशनशिप के केसेस उनके पास आते हैं, पुलिस के पास आते हैं, उन केसेस को लोग यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स के साथ बैठे, दोनों पक्ष यहाँ बात करें, और बजाय इसके कि उससे मामले को और बढ़ाया जाए, उन ब्रोकन रिलेशंस को शायद कहीं ना कहीं जोड़ने की एक कवायद है। प्रीति यादव जी मेरे साथ में है। मैम, ये इतना शानदार सा कॉन्सेप्ट, ये आइडिया आया कहाँ से और शुरुआत करने में क्या क्या दिक्कतें हुई? जब मैं पहली बार इस ऑफिस में आई थी तो उस टाइम पे यहाँ पे विजिटर्स रूम की तरह हम इसको यूज कर रहे थे, बट ये कैफेटेरिया की जगह है और यहाँ पे पूरा दिन अराउंड 20 to 25 काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जिसमें परिवार के सभी लोग, इन लॉज की तरफ से सब लोग आते हैं। एंड कई बार हमें लगता है कि अगर उनके पास एक ऐसी जगह हो जहाँ पे वो बैठ के बातचीत कर सके, कुछ खा पी सके, तो शायद उनके रिश्तों में कुछ मिठास आ सकती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने इस पूरे एरिया को डिजाइन किया है। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे कोर्स लगाए गए हैं जो हम कैफेज में देखते हैं, और जो यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं कि रिश्ता, बर्बादी, बहस, पागलपन, ये सारा आइडिया मतलब आया कहाँ से? आपने किसी और से ये कॉन्सेप्चुअलाइज कराया या फिर आपका खुद का आइडिया था? नहीं, आइडिया मेरा ही है पूरा। इसका जो डिजाइनिंग है वो मैंने ही की है। जब मैंने पहली बार सोचा था कि मैं कुछ रिलेशनशिप की ही थीम पे इस कैफे को डिजाइन करूंगी, तो मैंने सोशल मीडिया हैंडल पे लोगों से पूछा था कि जब आपसे हम पूछते हैं कि रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें आपके माइंड में आती है, तो प्लीज वो आप हमें लिख कर भेजें। तो जिन लोगों ने हमें कुछ पॉजिटिव भेजा उनको हमने एक तरफ लिखा है और जो नेगेटिव भेजा है उसको हमने दूसरी तरफ लिखा है। तो ये पूरी जो हमारी स्टेयर केस है ये ऊपर हमारे FTRC तक लीड करता है और लोग ऊपर जाते हुए
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्ड्स को सोचते हुए जाते हैं, बट जब नीचे आते हैं तो उन्हें सिर्फ पॉजिटिव दिखता है। हम लोग प्रोफेशनल जो कि हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर जो थेरेपी में काम कर चुके हैं, वो सब लोग यहाँ पे आते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ, हमारा शारदा यूनिवर्सिटी के साथ MOU हो रखा है और उनके प्रोफेशनल काउंसलर्स ही समझाते हैं। तो लोगों को ये फील करने की जरूरत नहीं है कि आप पुलिस के पास आएंगे, पुलिस कैसी ट्रीट करेगी, हमें डर लग रहा है या कुछ भी। हम लोग उनको बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल में ही बिठा के काउंसलिंग करते हैं, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है। तो शुरुआत रिश्ता कैफे की हो चुकी है, नोएडा पुलिस ने इसकी शुरुआत की है और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको कोई पुलिसिया व्यवहार आपके साथ नहीं होगा। मतलब जो होगा अच्छा होगा। आपके रिश्तों को, खासकर नोएडा जैसे जो NCR रीजन का हिस्सा है, वहां पर ऐसी दौड़ती भागती जिंदगी में कई बार रिश्तों को संभालना मुश्किल हो जाता है। बात कोर्ट तक जाए उसके पहले पुलिस ये कोशिश कर रही है कि लोग लव बर्ड्स, कपल्स इस कैफे पर पहुंचे, शायद उनकी जिंदगी को एक नई दिशा यहाँ से मिल पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार के साथ आपके दिन की शुरुआत भी शुभ रही होगी। और चलिए इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।